हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 7 रेगिस्तान में जीवन। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान के बारे में और वहाँ पर किस तरह की जीवन पाई जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रेगिस्तान होता क्या है। रेगिस्तान एक सूखा हुआ प्रदेश होता है, क्षेत्र होता है, जिसकी ये विशेषताएं होती हैं, जिसका ये गुण होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा या तो तापमान पाई जाती है या बहुत ही कम तापमान पाई जाती है, और जहाँ पर जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मुश्किल से मिलते हैं। यानी कि ज़्यादा ऐसे क्षेत्र में पेड़ पौधे हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ लिखा है, पेड़ पौधे, जानवरों और इंसानों के लिए पानी ही जिंदगी है। जहाँ पीने के लिए पानी ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो और फसलों को उगने के लिए पानी ना हो, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पीने के लिए पानी ना हो और चार पैरों वाले जानवरों को चरने के लिए घास ना हो और फसलों को उगाने के लिए पानी ना हो, ऐसे जगहों पर किसी भी जीव के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल ही होगी। कुछ जगह आगे की तरह गर्म होता है और कुछ जगह बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो कुछ ऐसी जगह होती है जो आग की तरह गर्म होती है और कुछ ऐसी जगह होती हैं जो बर्फ़ की तरह ठंडी होती है। ये वर्ल्ड के रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही विरल होते हैं। शायद ही कहीं कहीं पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर ज़िंदगी नहीं होती क्योंकि लोगों को यहाँ रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं होती है। लोगों को पानी मिलना मुश्किल होता है, पेड़ पौधे मिलना मुश्किल होता है, टेम्परेचर बहुत या तो ज़्यादा होगा या तो टेम्परेचर बहुत कम होगी। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म हो सकते हैं या ठंडे हो सकते हैं। यानी दो तरह के रेगिस्तान होते हैं, पहला गर्म रेगिस्तान और दूसरा ठंडा रेगिस्तान। इन जगहों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। सहारा का रेगिस्तान कहाँ है? सहारा का रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा का रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है और ये देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा रेगिस्तान बालू की विशाल परतों से ही सिर्फ ढका हुआ नहीं है, बल्कि वहाँ बजरी के मैदान भी हैं, यानी कंकड़ पत्थर के मैदान भी हैं, और नग्न चट्टानी सतह वाले उठे हुए पठार भी पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं वो कुछ जगहों पर 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये सहारा रेगिस्तान है और ये जो चट्टानें पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर ये चट्टानें 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है वो किसी समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। ये बात कैसे पता चलती है? ये बात सहारा की गुफाओं से पता चलती है। सहारा की गुफाओं में चित्र मिले हैं और चित्रों से ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि एक समय में यहाँ नदियाँ और मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी है, शेर है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, भेड़ है, पशु है और बकरियाँ हैं। यहाँ पर सामान्य जानवर थे, लेकिन यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने की वजह से सहारा रेगिस्तान बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया और बहुत ही ज़्यादा सूखा क्षेत्र में बदल गया। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा है और ये सहारा मरुस्थल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये 11 देशों से घिरा हुआ है। आगे लिखा है, सहारा के अल अजीज़िया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में है, यहाँ का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 1922 में इसका टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि सहारा
रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है? सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा सूखी होती है। यहाँ वर्षा होती है, लेकिन वर्षा के मौसम में बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है। यहाँ आकाश में बादल नहीं होता और वो साफ होता है। और सहारा रेगिस्तान में जो नमी है वो संचय नहीं होती है, बल्कि इसके बजाय पानी वाष्पित हो जाती है, वो भाप बनकर उड़ जाती है। यहाँ का जो दिन होता है इतना ज़्यादा गर्म होता है कि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। दिन के समय में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे जो रेत है यानी बालू है और नग्न चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। और रेत और नग्न चट्टानों के बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात की बात करें तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि जो रेत होता है, जो चट्टानें होती हैं, वो बहुत जल्दी गर्म भी होती हैं, बहुत जल्दी ठंडी भी होती हैं। इसलिए जो रात में टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर गिरकर हिमांक के बिंदु यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में पहुंचने से जो पानी होती है वो क्या हो जाती है, वो बर्फ़ में बदल जाती है। यानी कि एक तरफ दिन के समय जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब रात होती है तो जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, यानी कि अगर पानी रखा जाए तो वो जम जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में कि वनस्पति जात और प्राणी जात सहारा रेगिस्तान में कैसे पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं और एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों में मरुउद्यान पाए जाते हैं जो कि खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप होते हैं। यानी कि जो रेगिस्तान होता है उसमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर थोड़ी पानी होती है और इसके पास बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की अलग अलग जातियां और छिपकलियां पाई जाती हैं और ये यहाँ के प्रमुख जीव जंतु होते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने जब यहाँ पर खोजबीन की तो उन्हें मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सहारा रेगिस्तान में मरुउद्यान है, यानी कि यहाँ पर पानी पाया जाता है और इस पानी की वजह से आसपास पेड़ पौधे उगाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। सहारा रेगिस्तान की तकलीफ वाली जलवायु में भी बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं जो अलग अलग कामों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी पालते हैं, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं और ये पशु ही उनके लिए धन होते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है और इन पशुओं की खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं और पशुओं के बालों का उपयोग ये चटाई बनाने में, कालीन बनाने में, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों और गर्म हवा से बचने के लिए ये लोग भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा में मरुउद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को रहने में मदद करती है। यहाँ पर जल की उपलब्धता होने की वजह से लोग खजूर के पेड़ लगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली जो कपास होती है वो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर तेल की खोज होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा मांग होती है और इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने की वजह से सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में जो प्राप्त दूसरे खनिज हैं वो लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और यूरेनियम है। सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली होती है उसमें अब परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़की वाले घर हैं और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के जगह पर, यानी कि पहले ऊँट यूज़ किए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अब क्या यूज़ किए जा रहे हैं, सड़कें यूज़ की जा रही हैं और हाईवे बनाए जा रहे हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का जगह किसने लिया है, ट्रक ने लिया है। पहले ऊँट की मदद से ही नमक का व्यापार किया जाता था, लेकिन अब ट्रक की वजह से लोग व्यापार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अब सड़कें बनाई गई हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, यानी कि जो पर्यटक आते हैं उन्हें कौन घुमाते हैं, तुआरेग लोग घुमाते हैं।
आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। बहुत से जलवासी जनजाति है जो शहर में जाकर बस रहे हैं और शहरों में वो तेल और गैस के कामों में नौकरी ढूंढते हैं। यहाँ लिखा है, जब रेत को हवा उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, यानी गड्ढा बन जाती है। जैसे कि कोई क्षेत्र है जो हवा आती है और यहाँ से बालू उड़ाकर ले जाती है, तो ये जो जगह होती है उसमें गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और ये जो गड्ढा होता है इसमें जो ज़मीन का पानी होता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी जमा हो जाता है इसलिए ये क्षेत्र क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। क्योंकि ये जगह उपजाऊ हो जाता है इसलिए लोग यहाँ बस जाते हैं और इनके आसपास खजूर के पेड़ लगाते हैं और दूसरी फसलें भी उगाते हैं और इन्हें यहाँ से पानी भी मिलता है। कभी कभी ये जो मरूदान होते हैं वो असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकते हैं। जैसे कि मोरक्को में टैफी लालेट मरूदान है। ये एक विशाल मरूदान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान के बारे में, लद्दाख के बारे में। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। पहला है ला, जिसका मतलब होता है पर्वतीय दर्रा, यानी पर्वतों के बीच से गुजरने वाले दरारें, और दाख का मतलब होता है देश। मीन्स लद्दाख का मतलब होता है पर्वतीय दर्राओं का देश। पृथ्वी में जो सबसे ठंडे स्थान होते हैं उनमें से एक ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के बारे में यहाँ लिखा है, लद्दाख कहाँ है? लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है और ये एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में यानी लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत की श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी मेन नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखड्ड यानी बहुत बड़े गड्ढे जिसे गॉर्ज कहा जाता है का निर्माण करती है। लद्दाख में बहुत सारी हिमानियां हैं यानी कि बर्फ की नदियां हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी और सूखी हुई होती है। इस ऊंचाई पर जो हवा होती है, हवा की परत पतली होती है, जिससे सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के मौसम में दिन का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही ज़्यादा होता है और रात में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठंड के मौसम में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और जो वर्षा होती है वो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर हर साल होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बर्फीली हवाएं भी महसूस होती हैं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप भी अनुभव होती हैं यानी महसूस होती हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर आप सूरज की रोशनी में इस तरह से बैठे कि अगर आपका पैर छाया में हो तो आप एक ही समय में आपको गर्मी भी लग सकती है और सर्दी भी लग सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। लद्दाख में उच्च शुष्कता यानी कि बहुत ज़्यादा शुष्कता होने की वजह से यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो विरल होती है। यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास होती है और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ों पर फूल आते हैं। लद्दाख में पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां नजर आती हैं और इन प्रजातियों में रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हुप पाए जाते हैं। यानी कि जो पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, इनमें कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं? रॉबिन है, रेड स्टार है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवन है और हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं।
इनमें से कुछ पक्षी प्रवासी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए, प्रजनन के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी पाई जाती है, जंगली भेड़, याक और अलग तरह के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध के लिए, मांस के लिए और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र यानी कि ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोगों के बारे में। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं यानी लद्दाख के ज़्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। हकीकत में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे कि हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू। गर्मी के मौसम में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। ठंड के मौसम में जलवायु इतनी ज़्यादा तकलीफ वाली होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को बिजी रखते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो सिर्फ घर और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे बिजनेस भी करती हैं और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहाँ लिखा है लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिम भूमि यानी कि बर्फ की जमीन। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। यानी कि जो चीरू है, तिब्बती एंटीलोप है, यहाँ पर गायब होने वाला एक जीव है। इसका शिकार क्यों होता है? इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। वो 4 दर्रे कौन से हैं? रोहतांगला, बारालाचाला, लूनगालाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ को रास्ते से हटा दिया जाता है, तभी यहाँ के जो रास्ते होते हैं वो खुलते हैं। यहाँ का जो मेन काम है वो पर्यटन है। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो गोम्पा दर्शन के लिए आते हैं, घास के मैदानों को देखने और हिम नदियों यानी बर्फ की नदियों को देखने, सैर करने और उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। आधुनिकीकरण की वजह से यहाँ के जनजीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शुरू से ही, शताब्दियों से ही प्रकृति के साथ बैलेंस बनाए रखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी की वजह से आवश्यकता अनुसार यानी जितना ज़रूरत होता है उतना ही ये इनका यूज़ करते हैं और बिना बर्बाद किए इसका यूज़ करते हैं और कुछ भी बेकार जाने नहीं देते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।